यूजुअली कार सेल्समैन को लोग सबसे ज़्यादा मक्खन लगाने वाले और काफ़ी मैनिपुलेटिव लोग सोचते हैं इस दुनिया में, और इसी के साथ वो पुशी सेल्स टैक्टिक्स और साथ ही साथ प्रेडेटरी फाइनेंसिंग का इस्तेमाल करते हुए वो आपको कचरा भी बेच देते हैं। इनफैक्ट वो एक स्माइल के साथ भी करते हैं इस चीज़ को कंसिडर करते हुए मुझे नहीं लगता आपको ये सुन के सरप्राइज़ होगा कि 87% ऑफ अमेरिकन एडल्ट जो है उन्हें कोई चीज़ ख़राब लगती है कार खरीदने की प्रोसेस में। अगर आप उनमें से कुछ लोगों में से हो जिनका पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है कार खरीदते वक्त, तो बहुत सारे लोग आर्ग्यू करेंगे कि आपका इतना एडवांटेज ले लिया उन्होंने कि आपको पता भी नहीं चला। मगर एक इंसान जिसका नाम था बॉब बॉकमैन, उन्होंने एडवांटेज ले ली कार डीलरशिप्स की इतनी ज़्यादा कि उन्हें भी पता नहीं चला। और अपने कैरियर में बॉब ने ओवरप्राइस सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को डीलरशिप को बेचा पूरे नेशन में, और मल्टी डेकेड के लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट चलाए। और इसी के साथ जब उन्होंने डीलरशिप को ख़त्म कर दिया, बॉब जो था वो सरकार को भी ख़त्म करने वाला था, मगर ये चीज़ काम नहीं आई। इसके वजह से सबसे बड़ा टैक्स इवेजन चार्ज लगा उन पे हिस्ट्री पे। तो किस तरह से बॉब ब्रॉकमैन ने बिलियंस बनाया एडवांटेज लेके डीलरशिप और गवर्नमेंट का, और किस तरह से उन्हें पकड़ा गया लंत में। अगर थोड़ा पीछे जाए तो बॉब ब्रॉकमैन का जन्म 1941 को सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में हुआ था, और ये था यूएस जब वर्ल्ड वॉर 2 को ज्वाइन करना आला था उससे पहले। तो वो हाइट ऑफ वर्ल्ड वॉर में जन्म लिया था उन्होंने। मगर ये ख़राब नहीं था बॉब के लिए, क्योंकि जब वॉर की एंड हो गई, जब वो 5 साल के हुए और उनके पिता जो है गैस स्टेशन चलाते थे और उनकी माँ एक फिजियोथेरेपिस्ट थी, तो उनका काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ रही फाइनेंशियली। इसकी वजह से वो फोकस कर पाए अपनी एजुकेशन में और स्कूल में काफ़ी अच्छा कर रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने समा कम लॉडे को ग्रेजुएट किया, जो कि हाईएस्ट डिस्टिंक्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में बिजनेस डिग्री के साथ 1963 में। बॉब एक मेंबर थे यूनिवर्सिटी के बिजनेस ऑनर सोसाइटी की, तो किसी भी तरह से डाउट नहीं था कि वो काफ़ी अच्छे इंसान थे। और कॉलेज के बाद बॉब ने एक मार्केटिंग जॉब ली फोर्ड में, वहीं पे वो यूएस मरीन रिजर्व्स को सर्व करते थे। ये ज़्यादा लंबा नहीं चला, क्योंकि बॉब ने आईबीएम में स्विच कर लिया 1966 में। वहाँ पे उन्हें ऐसा लगा फाउंडेशन अपनी सेलिंग की पता चली। बॉब को एक जॉब दी गई आईबीएम के मेन फ्रेम कंप्यूटर सर्विसेज को कार डीलर्स को बेचने के लिए, और शुरुआत से ही बॉब काफ़ी स्टार परफॉर्मर रहे। हो सकता है वो उनके समय का यंग एम्बिशन हो अपने फोर्ड में, मगर हमें कभी पता नहीं चलेगा। मगर ऐसा लग रहा था कि बॉब जो है उनका जन्म हुआ था बेचने के लिए, क्योंकि स्टार जो थे वो बॉब को पता था कि उन्हें आईबीएम की ज़रूरत नहीं है। इसलिए 1970 में उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया और अपनी खुद की कंपनी यूनिवर्सल कंप्यूटर सर्विसेज को लॉन्च किया। जब वो आईबीएम में थे, बॉब ने डजन्स ऑफ कार डीलरशिप्स के साथ डील की थी, और उन्हें पता था कि क्या चाहिए, वो कम पेपर वर्क चाहिए। इसकी वजह से उन्होंने खुद को सिखाया कि कैसे कोड करते हैं और एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर बनाए जो कि सिंथेसाइज कर सके बहुत सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक में। तो लोग जो मल्टीपल कार डीलरशिप को ओन करते थे, ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हो गई। और कुछ ही देर में बॉब ने अपने सॉफ्टवेयर को डीलर्स को देना शुरू कर दिया, जो कि मैनेज करते थे इन्वेंट्री को, वीकली रिपोर्ट जनरेट करते थे, सेल्स ट्रैक करते थे। और कार डीलरशिप ने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से लिया। बॉब को पता चला कि बिजनेस 20 साल में इतना अच्छा जा रहा है, और वो काफ़ी अमीर हो चुके थे, हंड्रेड्स ऑफ मिलियन बना चुके थे इससे। और इस पॉइंट तक बॉब ने कोई भी गलत चीज़ नहीं करी थी। हो सकता है उन्होंने काफ़ी शेडी सेल टैक्टिक्स करी होगी डीलरशिप्स को बेचते हुए, मगर ज़्यादातर पार्ट बॉब जो है एक एक्सट्रीमली वैल्यूएबल सर्विस दे लेते थे डीलर को, और वो काफ़ी अच्छे से रिवॉर्ड किए गए। उनका नेक्स्ट बिजनेस मूव जो था, हालांकि वो इतना ज़्यादा नैतिक नहीं था। 1990 की शुरुआत में फोर्ड ने डिसाइड किया कि वो आईटी वर्ल्ड से तंग आ चुके हैं, जिसकी वजह से वो बाहर ढूंढने लगे आईटी डिवीजन के लिए, क्योंकि ये बॉब की एली में था। उन्होंने ऑफर किया $103 मिलियन का, मगर एक कंडीशन पे, उन्हें राइट्स चाहिए थे फोर्ड के लोगो और ब्रांडिंग को इस्तेमाल करने के 5 साल तक। अब ये प्रीटी ऑड रिक्वेस्ट थी, मगर बॉब क्योंकि पहले भी रिस्पेक्टेबल सॉफ्टवेयर बिजनेस चला रहे थे, फोर्ड को लगा कि बॉब जो है थोड़ा टाइम लेंगे रिब्रांड करने को कंपनी के लिए, इसलिए उन्होंने एग्री कर दिया डील में। मगर ये बड़ी मिस्टेक हो गई, क्योंकि बॉब ने ट्रस्ट और रिस्पेक्ट डीलर्स का जो लेवरेज किया और फोर्ड के नाम पे, इसी वजह से एक्सट्रीमली प्रेडेटरी डील्स हासिल करी। उन्होंने बहुत ज़्यादा अमाउंट चार्ज किया एवरीडे टेक के लिए, जिसमें इंक्लूडेड था $12,000 लेना एक 500 MB की हार्ड ड्राइव इंस्टॉल करने में, या फिर $2400 लेना प्रिंटर के लिए। आप सोचोगे कि डीलर जो है इस चीज़ों को फीस को पकड़ सकते थे, मगर ज़्यादातर लोगों ने फाइन प्रिंट को नहीं देखा और फोर्ड को ट्रस्ट कर दिया, क्योंकि 12 इंच की बड़ी कॉन्ट्रैक्ट की किताब थी, तो कौन पढ़ता उसे। जब बॉब 5 साल का लाइसेंस फोर्ड का ख़त्म हुआ, तो बहुत सारे डीलर जो थे वो फोर्ड से बदला लेना चाहते थे।
उनमें से कुछ ने बॉब के अगेंस्ट रिबेल करने की कोशिश करी है, कहते हुए कि उन्होंने मिसलाइड किया उन्हें, मगर बॉब जो थे इनसे प्रिपेयर्ड थे। जो भी कंप्लेंट थी डीलर से वो पहले अकाउंट हो चुकी थी फाइन प्रिंट में, और जो डीलर थे वो किसी भी तरह से कॉन्ट्रैक्ट को लंबे डेकेड्स तक नहीं चला सकते थे, मगर फिर भी थी उनके पास। तो बहुत सारे लोग जो है लिटिगेशन रूट पे गए और बॉब को सू किया, मगर ये उन्हें लीगल फीस में डुबाता गया, जो कि बहुत बुरी थी बॉब की फीस की तरह। उस समय ये क्लियर नहीं था कितनी सारी डीलरशिप जो है वो स्क्रू हो रही थी, मगर डीलर जो थे ज़्यादा अफेक्टेड नहीं थे। वो डिसमिस करते थे कंसर्न्स को, क्योंकि वो कहते थे पढ़ लेना चाहिए था। मगर 10-15 साल बाद तक ये चीज़ पता नहीं चली जब उनके डैमेज सामने आए, क्योंकि डीलरशिप जो थी वो बैंकरप्सी फाइल करने लगी, बंद होने लगी अपनी फीस की वजह से। इसलिए 2010 में एग्जाम्पल के लिए एक कैलिफोर्नियन एंटरप्रेन्योर जिनका नाम था जे गिल ने डिसाइड किया कि अपने एम्पायर को बड़ा करेंगे ग्रुप ऑफ 10 कार डीलरशिप्स खरीद के। मगर जब उन्होंने फाइनेंशियल्स देखे उस ग्रुप के, उन्हें रियलाइज़ हुआ कि कंपनी को बॉब को $3 मिलियन देने हैं और हर महीने $35,000 देना है। ये चीज़ को देखते हुए जो जय ने एक चीज़ कही, कोट, आई नो अनइक्विवोकली दैट आई वुडंट डू बिजनेस विद दिस गाय इवन इफ इट वॉज फ्री। फॉर्चुनेटली जे के लिए उन्हें ज़्यादा डील नहीं करी बॉब के पास, क्योंकि वो एग्री हो गए हाफ द अमाउंट में। मगर इतनी ज़्यादा फीस के साथ ये कोई भी वंडर नहीं है कि कार सेल्समैन जो है वो इतने ज़्यादा परेशान करते हैं। अगर आपको नहीं लूटेंगे तो वो खुद को लूटने से नहीं बचा पाएंगे। जैसा कि आप गैस कर सकते हो, पूरी फिएस्को फोर्ड के साथ सबसे बेस्ट नहीं था यूनिवर्सल कंप्यूटर सर्विसेज की पब्लिक रेपुटेशन के लिए। इसलिए बॉब ने रीब्रांड करना सोचा 2000 में, और उन्हें परफेक्ट अपॉर्चुनिटी मिली 2006 में, जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली अपनी कंपनी को रेनॉल्ड्स एंड रेनॉल्ड्स में बेचने के लिए। सिमिलर टू यूसीएस, रेनॉल्ड्स एंड रेनॉल्ड्स जो है वो सॉफ्टवेयर को बेचती थी अपने ऑटो डीलर्स को 1980 से, और इसकी वजह से अपना सॉफ्टवेयर एम्पायर बना था एक्वेशन में, और यूसीएस को बाय करना एक और रूटीन एक्वेशन का पार्ट था। मुझे नहीं लगता उन्हें ज़्यादा देखा होगा इस चीज़ पे, क्योंकि बॉब की हिस्ट्री सारी चीज़ें बता देती और वो हट जाते। मगर रेनॉल्ड्स एंड रेनॉल्ड्स आगे जाके यूसीएस को खरीदा $2.8 बिलियन में। जैसा कि आप गेस कर सकते हो, ब्रॉकमैन के फैशन में एक क्रिटिकल कंटेंजेंसी थी वहाँ पे एक्वेशन में। बॉब ने स्टिपुलेट किया कि उन्हें सीईओ बनाना चाहिए मर्ज कंपनी का, एक्वेशन तो उसी के बाद ही कंप्लीट होने देंगे वो। रेनॉल्ड्स ने एग्री किया, और बॉब को ज़्यादा समय नहीं लगा रेनॉल्ड्स को भी ख़राब करने में, रेपुटेशन में। सबसे पहले तो वो आगे जाकर उन्हें इम्प्लीमेंट किया छोटे रूल्स को, जो कि अनोइंग थे मगर ज़्यादा ख़राब नहीं थे। उन्होंने स्मोकर्स को हायर करने से मना कर दिया और सारे एम्प्लॉयज़ को फोर्स किया एनुअल फिजिकल के लिए, जिसकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस वो मेंटेन कर सके। और बहुत सारी अदर पॉलिसीज़ भी थी, मगर एक सबसे ज़्यादा डैमेजिंग थी। 1/3 जो रेनॉल्ड्स का रेवेन्यू था वो जनरल मोटर्स से था, उनकी इंटीग्रेटेड डीलरशिप मैनेजमेंट प्रोग्राम से। कंसिडर करते हुए कितना इंटीग्रल था जीएम बिजनेस के लिए, आप सोचोगे कि बॉब जो है अच्छे से ट्रीट करेंगे उन्हें। मगर 2007 में जीएम ने एक लॉसूट फाइल करी रेनॉल्ड्स के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो रिक्वेस्टेड चेंजेस नहीं कर रहे सॉफ्टवेयर में। रेनॉल्ड्स ने सेटल किया जीएम के साथ 1 साल बाद, जिसकी वजह से जीएम की पार्टनरशिप खत्म हो गई किसी तरह से। रेनॉल्ड्स ने पहले अपना सबसे बड़ा कस्टमर खो दिया था 2 साल के बाद जब बॉब ने टुक ओवर किया, मगर बॉब को केयर नहीं है इस चीज़ में, उनका आंख तो बड़े प्राइस में थी। इसलिए 2007 में एक कंपनी जिसका नाम था कॉइन डेटा, वो एक प्रोडक्ट के साथ आई जो कि थी डॉक्यूपैड। डॉक्यूपैड बेसिकली एक बड़ा टेबल टॉप टैबलेट है जो कि पेपर वर्क को छोड़ देता है इस कार को बेचते टाइम। इसकी वजह से आसान हो जाता है कार सेल्समैन के लिए कस्टमर्स को बेचना इंश्योरेंस प्रोग्राम और एम्यूनिटी, जो कि उन्हें ज़रूरत नहीं होती। और अपीलिंग प्रोडक्ट के साथ ही ज़्यादातर कार डीलरशिप जो है वो सिस्टम को अवॉइड कर रहे थे, क्योंकि एक्सपेंसिव था बहुत ज़्यादा। कॉइन डेटा ने $10,000 चार्ज किए सेटअप करने में हर सिस्टम को, और $1,000 हर महीने चार्ज करते थे मेंटेनेंस फी के नाम पे। और अगर डीलरशिप को कुछ भी मॉडिफाई कराना होता था तो उन्हें एक्स्ट्रा $297 देने पड़ते थे हर मॉडिफिकेशन के लिए। कॉइन डेटा का टफ टाइम चल रहा था डीलरशिप लेने में, अपनी टैबलेट्स को लेने में, मगर बॉब इस चीज़ से परेशान नहीं थे। इसलिए 2009 में उन्होंने एक फॉर्म ऑफ एक्सक्लूसिव मार्केटिंग पार्टनरशिप करी कॉइन डेटा के साथ, और अगले 2 सालों में उन्होंने सिस्टम को रिवैम्प करा, और 2011 में वो दोनों एक नए डॉक्यूपैड के साथ आए। और बॉब क्योंकि वो व्हील को संभाल रहे थे, ये अच्छे से बिक गए। और ये तो क्लियर नहीं है कि सिस्टम कितने वर्थ इट थे डीलरशिप्स के लिए, मगर इसमें तो कोई सवाल नहीं है कि वो बॉब के लिए काफ़ी ज़्यादा वर्थ इट थे। इस पॉइंट पर बॉब बिलियंस कमा रहे थे, और उनका बिजनेस हो सकता है इमोरल या अनएथिकल कहा जा सकता था, मगर वो इलीगल नहीं था। और ये बॉब के बेस्ट इंटरेस्ट में होता है इसी तरह से रखने के लिए, मगर अनफॉर्चुनेटली उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा उनके लालच को ख़त्म करने में। 1990s में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर गोल्डमैन सैच, जिसमें नाम था रॉबर्ट एफ स्मिथ, ने रीच आउट किया बॉब में। ओरिजिनली उन्होंने यूसीएस को खरीदने का कहा बॉब से, मगर बॉब ने अपने ऊपर ही स्क्रिप्ट पलट दी रॉबर्ट की। तो बॉब ने ऑफर किया उन्हें रॉबर्ट को स्टार्ट करने में नया इन्वेस्टमेंट बैंक
कॉन्ट्रैक्ट जिसका नाम है वीज़ा इक्विटी पार्टनर्स $1 बिलियन के साथ। मगर रिटर्न में बॉब को रॉबर्ट की मदद करनी चाहिए थी उन्हें फॉरेन ट्रस्ट दिलाने में, जो कि वो IRS को नहीं बताएंगे। टेक्निकली चीज़ें लीगल थी, करी जा सकती थी, लेजिटिमेट रीजंस भी थे करने के लिए, मगर ये चीज़ तो प्रिटी क्लियर थी कि बॉब जो है इसे इलीगल काम में यूज़ करेंगे। फिर भी एक अपॉर्चुनिटी थी लाइफ टाइम की रॉबर्ट के लिए, तो उन्होंने ऑफर मान लिया और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस उसके बाद से इसे लेबल कर चुका है डील को एविडेंस ऑफ कंस्पिरेसी में और एक आर्टिफाइस टू डिफ्रॉड का। तो किस तरह से जो फ्रॉड काम करता था जान लेते हैं। सबसे पहले तो बॉब एक चैरिटेबल ट्रस्ट ओन करते हैं जिसका नाम है एनगुइन ब्रॉकमैन, जो कि बमुडा पे बेस्ड था। और ये चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो एक होल्डिंग कंपनी ओन करता था, स्पेनिश स्टेप्स होल्डिंग, जो कि रजिस्टर्ड थी नेविस में। और स्पेनिश स्टेप्स होल्डिंग एक कंपनी ओन करता है पॉइंट इन्वेस्टमेंट, जो कि रजिस्टर्ड है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में। और पॉइंट इन्वेस्टमेंट जो है वो इन्वेस्ट करता है विस्टा के फॉरिजन फंड में। और बॉब ने इस कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रिंग ऑफ कंपनीज को फनल करने में इस्तेमाल किया, पैसे बाहर भेजने में और टैक्स से बचने के लिए। बॉब और रॉबर्ट जो है ये दशकों तक इससे बचते रहे, मगर इवेंचुअली IRS ने इसको पकड़ लिया और रॉबर्ट को ज़्यादा समय नहीं लगा IRS का साथ देने में। इसकी वजह से जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट ली बॉब से, तो उन्हें पता था कि वो इवेंचुअली हो सकता है और वो प्रिपेयर्ड थे इसके लिए। इसलिए रॉबर्ट जो है IRS के साथ काम करने में लग गए। इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी जो उन्हें ज़रूरत थी और उन्होंने $139 मिलियन का फाइन दिया अपने इन्वॉल्वमेंट का स्कीम में। उनके पर्सपेक्टिव से डील विद जो बॉब थी वो वर्थ इट थी। वीज़ा इक्विटी पार्टनर्स जो थे $86 बिलियन के एसेट में आ चुके थे अंडर मैनेजमेंट में, जो कि रॉबर्ट को $8.9 बिलियन का मालिक बना चुकी थी। कंसिडर करते हुए इसको $139 मिलियन की फ़ी जो इतनी बुरी नहीं थी बॉब के लिए। उनके लॉयर आर्ग्यू कर रहे थे कि वो सफ़र कर रहे हैं डिमेंशिया से और वो जेल का समय नहीं बिता सकते, मगर कोर्ट ने डिसमिस कर दिया इस आर्गूमेंट को नवंबर में। हमें अभी भी नहीं पता कि फाइनल सेंटेंस कितना होने वाला है, मगर प्रोबेबली जो है वो इतना ज़्यादा फॉरगिविंग नहीं होने वाला। और इस पॉइंट पे ये ऐसा नहीं लगता इतना मैटर करेगा कुछ, क्योंकि बॉब 80 साल के हो चुके हैं, तो वो अवॉइड कर सकते हैं अपने क्राइम्स को पे करना अपनी लाइफ में, वो कर भी चुके हैं। और इसके अलावा जो लेटेस्ट अकाउंट्स जो है सजेस्ट करते हैं कि बॉब की वर्थ $4.7 बिलियन की है। तो अगर उनसे चार्ज किया जाता है $100 मिलियन का फाइन या $1 बिलियन फाइन भी, तो इतना हर्ट नहीं करेगा उन्हें फाइनेंशियली, क्योंकि वर्स्ट पनिशमेंट उन्हें मिल सकती है इस पॉइंट पे कि वो अपने लास्ट दिन भी जेल में बिताए और ये बहुत ज़्यादा हो सकता है। मगर हमें इंतज़ार करके देखना होगा। क्या आपको लगता है कि बॉब की पनिशमेंट क्या होनी चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आप ग्लैड है कि बॉब ने कार डीलर्स को उनकी खुद की दवाई का टेस्ट दे दिया। इसी के साथ हमारे इंटरनेशनल चैनल्स को चेकआउट कीजिएगा हमारी वीडियो बाकी लैंग्वेजेस में देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी सवालों के लॉजिकली आंसर देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।